दिल्ली चुनाव का जो रण है वो पूरी तरह से सज चुका है। अपने पीक पे इस समय दिल्ली का चुनाव है। सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों पर खुल के बात हो रही है दिल्ली के चुनाव में। तो आज बात करेंगे हम उन मुद्दों पे जो किसी भी चुनाव में सत्ता पक्ष के लिए अलोकप्रियता का कारण बनते हैं, जिसे चुनावी भाषा में एंटी इनकम्बेंसी कह देते हैं। और इन मुद्दों पे आखिर कैसे जनता के बीच सरकार के विरोध में वोट जाता है। क्या केजरीवाल के विरुद्ध ऐसे मुद्दे हैं? और क्या केजरीवाल साहब वाकई जमीन पे अलोकप्रियता के शिकार हो रहे हैं? राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। सारे मुद्दों पे बात हो रही है, तो क्या वाकई जनता के बीच कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं कि जिनके चलते 11 साल से गद्दी पर मौजूद आम आदमी पार्टी अब अलोकप्रियता की शिकार है? या ये सिर्फ भाजपा की भाषा मात्र है, विपक्ष का काम है? तो विपक्ष तो कहेगा, लेकिन क्या ज़मीन पे ऐसे मुद्दे हैं, ज़मीन पे ऐसी चीज़ें हैं? आज बात दिल्ली की एंटी इनकम्बेंसी पे करने का हम प्रयत्न करेंगे। ये एक सत्य है कि कोई भी सरकार कितनी भी लोकप्रिय रही हो, कोई नेता कितना भी चमत्कारी प्रदर्शन करता रहा हो, लेकिन जब बात आती है जनता के बीच जाने की, चुनाव में जनता के बीच जाने की जब बात आती है, तो उस लोकप्रियता को डेंट तो लगता ही है। मैं आपको बड़ा एक सटीक उदाहरण इसके लिए देना चाहूँगा। हालांकि दोनों में कोई साम्य नहीं है, दिल्ली के केजरीवाल और जिनका मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ, यानी कि उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, दोनों में साम्य नहीं है। नवीन बाबू उड़ीसा के लिए देवत्व वाली इमेज रखते थे, वयोवृद्ध राजनेता हैं, चुनाव में शायद अपनी अंतिम चुनावी पारी खेल चुके हैं, और बड़ा ही शानदार शासन उन्होंने उड़ीसा को दिया। उड़ीसा को एक बदतरीन राज्य से एक मजबूत पैरों पर खड़े हुए राज्य के तौर पर उन्होंने लेके आए। नवीन बाबू की लोकप्रियता उस चरम पर रही कि पहले कांग्रेस और उसके बाद जब बीजेपी का उभार हुआ, तो उन्होंने दोनों ही पार्टियों को विपक्ष में बैठने योग्य भी नहीं रखा। और इसके साथ ही नवीन बाबू की छवि हमेशा बेदाग रही, किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा, कभी कोई ऐसी अलोकप्रिय घटना भी उन्होंने नहीं घटित होने दी। मैं हमेशा उनकी एक चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ कि राजनीति में बड़ा कॉन्फिडेंस जो एक राजनेता का होता है, उससे देखना है तो नवीन बाबू के एक बयान को देखिए आप। उड़ीसा विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं, और 2019 के चुनाव में जब प्रचंड मोदी लहर थी, उस समय उड़ीसा में कुछ समय पहले एक तूफान आया था, और उस तूफान के चलते तटीय क्षेत्रों में भारी क्षति हुई थी। और उस क्षति के बाद प्रधानमंत्री उस क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। सामान्यतः एक चलन आपने देखा होगा कि जो विरोधी पक्ष है वो कभी भी तारीफ नहीं करता, लेकिन जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, मीडिया बैठ ले रही थी वहाँ पे, तो नवीन बाबू ने बड़े गर्व से कहा कि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है राहत और आपदा प्रबंधन का हमारे राज्य में, और मैं पूरे राज्य की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। चुनाव के बीच में अपने विरोधी नेता के लिए ये कह देना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे राज्य के लिए और हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, ये बता रहा है कि नवीन बाबू का कॉन्फिडेंस लेवल क्या था अपने राज्य को लेकर के। उन्हें पता था उनकी जगह कोई है ही नहीं लेने वाला। देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी भी उनके राज्य में उनकी जगह नहीं छीन सकते उनसे। ये उस दौर में नवीन बाबू की लोकप्रियता थी, और वो नवीन बाबू भी इतने लंबे शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुए, सत्ता विरोधी लहर का शिकार हुए, उड़ीसा में चुनाव हारे, और आज उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो दिल्ली में तो मुद्दे भी बहुत सारे हैं, कृत्य भी बहुत सारे हैं। केजरीवाल की पहली मुसीबत यह है कि उनकी पार्टी में ज़्यादातर
ज़्यादातर विधायक, एग्जैक्ट गिनती इस समय मुझे नहीं पता है, मैंने देखी नहीं सारी टिकट कौन सी रिपीट गई हैं, कौन से प्रत्याशियों की टिकट काटी गई है, लेकिन बहुसंख्य विधायक या बहुसंख्य प्रत्याशी वो हैं जो पिछले 2 या 3 बार से लगातार विधायक, और जनता के बीच इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिनकी इमेज को तगड़ी क्षति पहुंची है। लोगों की नाराज़गियाँ हैं, किसी की नाराज़गी है विधायक उनसे मिला नहीं, किसी की नाराज़गी विधायक उन तक आया नहीं, किसी की नाराज़गी है कि उसने क्षेत्र में काम नहीं किया। बहुत सी नाराज़गियाँ हैं दिल्ली में केजरीवाल के विधायकों को जो पिछली 3 बार से लगातार विधायक हैं उनको लेकर। तो ये प्राथमिक क्षति है जिसका खामियाजा केजरीवाल को उठाना पड़ सकता है। इसके बाद भी बात की जाए तो केजरीवाल के दिल्ली की गद्दी पर बैठने में एक बड़ी चीज़, एक बड़ा कारण था ईमानदारी का दावा। अन्ना आंदोलन से केजरीवाल निकले थे और ईमानदारी के बड़े बड़े दावे थे, और उन दावों में से किसी एक पर भी केजरीवाल खरे नहीं उतरे। घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा जैसी बातें तो चलिए राजनीतिक होती हैं। कभी शीला दीक्षित के कमरों की, एसी की, कारपेट की गिनती गिनाने वाले केजरीवाल का वर्तमान निवास जो शीश महल चर्चा का विषय बना हुआ है, उसे कोई देखे तो केजरीवाल आपका शीला दीक्षित जी का जो निवास है वो उसके आगे झोपड़पट्टी नज़र आएगा। तो एक स्थिति वो भी है जनता के बीच में। केजरीवाल साहब छाती ठोंक के मीडिया के सामने साल भर पहले तक, 1.5 साल पहले तक एक दावा बड़ा किया करते थे, अपने आप के लिए कट्टर ईमानदार शब्द प्रयुक्त किया करते थे। आजकल वो शब्द मुंह से निकलता नहीं है उनके, ना अपने लिए ना अपने सहयोगियों के लिए। वजह यह है कि कलई थोड़ी सी खुल गई है और जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जहां प्रथम दृष्टया एक व्यक्ति को और उसकी टीम को भ्रष्टाचारी मान लिया गया हो लगभग, और लंबा समय उन्होंने जेल में रगड़ना पड़ा हो और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा हो, किसी और को मुख्यमंत्री का मुखौटा, मुख्यमंत्री सही लेकिन किसी और को शपथ दिलवानी पड़ गई हो, उस स्थिति में आप खुद को कट्टर ईमानदार कहने योग्य नहीं रह जाते। तो केजरीवाल साहब ने सुर बदला है। अब वो खुद को कट्टर ईमानदार नहीं कहते, अब वो दूसरों पे उंगली उठाते हैं। अब वो अपने चरित्र, जो बैठ के खुद को खुद ही चरित्र प्रमाण पत्र बांटा करते थे, अपने साथियों को बांटा करते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो दूसरों को दुष्चरित्र कहते हैं, अब वो भाजपा के चरित्र पे उंगली उठाते हैं, अब वो प्रधानमंत्री को ईमानदारी पे उंगली उठाते हैं। और उनकी दिक्कत ये है कि उनके पास जो, उनके ऊपर जो बेईमानी का ठप्पा लग चुका है वो हटा तो नहीं सकते और प्रधानमंत्री पे वो चाहकर भी लगा नहीं सकते। हाँ, दिल्ली बीजेपी के नेताओं पे अगर वो ट्राई करते तो संभव ही था। वो सीधे जो प्रधानमंत्री पे ये ठप्पा लगाने का प्रयत्न करते हैं वो बड़ा असफल और फूहड़ सा नज़र आता है। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से उन पर जो लगा है बेईमानी का ठप्पा, ये विकराल स्थितियाँ उनके लिए खड़ी करता है। एंटी इनकम्बेंसी की धुरी है वो ये चीज़ बनती है। अब इस चुनाव में और पिछले चुनाव में फ़र्क कहाँ आ जाता है? देखिए, 2020 के दौर में और उसके बाद 2021 में केजरीवाल ने कुछ ऐसे कृत्य और कुकृत्य किए कि जिनका खामियाजा उन्हें संभवतः इस चुनाव में उठाना पड़े। वक्त बीत गया है लेकिन लोगों के अंदर यादें ताज़ा, लोग भूले नहीं हैं कैसे जो पूर्वांचली, अभी केजरीवाल अचानक पूर्वांचलियों के विरुद्ध बोलने लगे हैं कि यूपी बिहार के लोग आके यहाँ पे वोट करा रहे हैं, उनके वोट बनाए जा रहे हैं। तो पूर्वांचली और जो बिहारी उनका कोर वोटर था, उसी ने उन्हें सत्ता दी। मुख्यतः उनके वोट में सबसे बड़ी भागीदारी इस वोटर की थी। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन थी। और इनमें एक बेहद गरीब तबके का वोट है। जो दिल्ली में लोग गए हैं, दिल्ली एनसीआर में, उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ एक सामान्य होता है कि 2 टॉयलेट बने हुए हैं, उसके पास बहुत सारे कमरे, और उस बाड़े में लोग रहते हैं। मैं उसे बाड़ा ही कहूँगा। तो उन छोटे छोटे टीन सेट टाइप कमरों में रहने वाले लोग बेहद गरीब तबके के लोग हैं, और इनके लिए 2 रुपये का भी कुछ जो मुफ्त आता है, बचता है, तो बड़े मायने रखता है। इनकी महिलाओं के लिए डीटीसी में फ्री यात्रा बहुत मायने रखती है। सामान्यतः पति पत्नी दोनों ही मजदूरी करते हैं, और ऐसे में अगर पत्नी के 5 रुपये भी बचते हैं तो उन मजदूरों के लिए कीमती है। बेहद गरीब तबका है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूर्वांचल और बिहार से दिल्ली पहुंचने वाले लोगों की। अचानक से इस तबके के प्रति जो केजरीवाल के अंदर घृणा दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक वजह है। ये तबका सताया हुआ है। एक तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भर के
जो सस्ते मजदूरों का दिल्ली में इंतजाम किया केजरीवाल ने, उसने इन हाथों से काम छीना है, रोजगार छीना। और या रोजगार है भी तो भैया, मजदूरी कम मिल रही है। जब 10 रुपये में कोई काम करने को तैयार है तो कोई किसी को 15 क्यों देगा। तो वो स्थिति इन लोगों के साथ हुई है। तो एक तो नुकसान इनका ये किया है। इस नुकसान के अतिरिक्त कोविड काल में केजरीवाल ने अपने राजनीतिक षड्यंत्र का इन लोगों को शिकार बनाया है। ऐसी राजनीतिक धूर्तताएं दुनिया भर में आपको कमी देखने को मिलेंगी जो उस समय की। पहले राजा मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑक्सीजन को लेकर एक पैनिक फैलाता है, जबकि वास्तविकता में ऑक्सीजन की दिक्कत भारत में कहीं भी नहीं थी, पर्याप्त थी। और बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस चीज़ को लेकर आश्वस्त कर रहा था। दिल्ली के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन पर्याप्त थी। लेकिन केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल के दिल्ली में एक पैनिक की स्थिति पैदा की। उस पैनिक का लोग शिकार हुए। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक बाकायदा जो इस तरह के बाड़े में जिक्र कर रहा हूँ, उनमें में चौल कह देते हैं और हाथा पूर्वांचल में शब्द प्रयुक्त किया जाता है ऐसे उसके। तो इन बाड़ों में आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे। उनके मकान मालिक जो थे उन्हें कहा गया कि नहीं इन्हें निकालो। रात और रात ये लोग वहाँ से खदेड़े गए। डीटीसी की बसें मोहल्लों के पहुंची और उनमें भर भर के इन लोगों को जबरदस्ती ला के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। और छोड़ दिया गया बॉर्डर पे, और मरो जियो आपको मर्जी। जब कोरोना अपने विकराल स्थिति में था उस समय ये हरकत नरसंहार के प्रयास जैसी थी। आप समझिए कि जानलेवा बीमारी फैली हुई और 2021 में बहुत क्षति पहुंची थी जान माल की, बहुत जाने गई थी। और वहाँ पे लाखों लोगों को इस तरह से छोड़ दिया। लोग पलायन कर रहे, भाग रहे, सर पर पोटली उठाए, अपने बच्चों को ला दे। बुजुर्ग जो चल नहीं पाते हैं उनको भी, बेचारों को मौतें भी हुई। ये बड़ा भयानक, ये बड़ा भयावह कृत्य था केजरीवाल। इससे ये पता चलता था उस कृत्य से कि ये व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी है वो तो है, लेकिन उसके साथ कितना असंवेदनशील है। इतनी असंवेदनशीलता बड़ा कम राजनीतिक व्यक्तित्वों ने भारत में दिखाई कि वोट के लिए इस तरह से वो व्यक्ति, अगर ठीक है 1000, 2000, 10,000 लोग मर जाए, लेकिन सरकार मोदी बदनाम है, मोदी की सरकार को बदनाम करे। तो इस स्तर पर जन सामान्य की जान से खेल के राजनीति सामान्यतः भारत में ये परंपरा रही नहीं। कोरोना काल के जो कुकर्म हैं उनका खामियाजा तो कुछ न कुछ भुगतना ही पड़ेगा। इसका शिकार पूर्वांचली हुआ था, इसका शिकार बिहार से आया व्यक्ति हुआ था, इसका शिकार झारखंड से आया व्यक्ति हुआ था। तो इसका खामियाजा तो केजरीवाल को भुगतना ही होगा। केजरीवाल वादों के एक्सपर्ट हैं और अब दिक्कत यह है 11 साल में उनके अधिकतर झूठ पकड़े जा रहे हैं। चुनाव से पहले लोगों को कुछ भी वादा कर देना। पंजाब की औरतें उनके घर के आगे धरना दे के बैठते हैं कि भाई हमें वादा किया था, क्या हुआ। अभी वो दिल्ली की औरतों को वादा कर रहे हैं कि हम 2100 देंगे। ऐसे तमाम वादे। केजरीवाल का ये रवैया रहा है कि ठीक है वादे कर दो, बाद में देखेंगे, नहीं पूरे होंगे तो कह दो साहब हमें केंद्र ने बजट नहीं दिया, आपने केंद्र से पूछ के वो वादे नहीं किए थे। दिल्ली में स्वास्थ्य को लेकर हों वादे उनके, दिल्ली में स्वस्थ आपके साफ पेयजल को लेकर वादे हों, दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बात हो, दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर बात हो। पहले वो एमसीडी पे आरोप ठोक देते थे कि साहब वो तो बीजेपी की, हम क्या करें। लेकिन 2022 से एमसीडी भी उनके हाथ है और स्थिति यही है कि दिल्ली कचरे का ढेर बन गया। दिल्ली एक बड़ा सा डस्टबिन है, ये स्थिति होगी कचरे के मामले में। पहाड़ खड़े हैं पूरे पूरे कचरे को। कचरा प्रबंधन के मामले में एमसीडी में बैठी आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, तो वहाँ भी है। इसके बाद आप देखेंगे तो सड़कों का बदतरीन, गलियों का बदतरीन हाल है। तो दिल्ली में विकास के नाम पे बड़ा बुरा हाल है। केजरीवाल के दिल्ली और पंजाब में लोगों को किए गए लोक लुभावन वादों में से अधिसंख्य वो हैं जिन पर उसने कोई काम नहीं किया, रात्रि भर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में एक फ्री बिल जिस पर भी, जैसा कि नेता विपक्ष के नेता जो है और केजरीवाल को चुनावी मैदान में टक्कर दे रहे हैं नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अगर पिछले साल भर में आपका बिल 0 आया है तो आप केजरीवाल को वोट देना, लेकिन अगर आपका बिल आया है तो फिर आप मुझे वोट दे देना। तो फ्री बिल वाली भी स्कीम कुछ बहुत ज़्यादा सफल हुई।
तो इफेक्ट उसका भी होने जा रहा है। इनके झूठे वादे पकड़े गए हैं, इनके झूठे वादों से अब लोग उकताए हुए। ईमानदारी का चोला जो उतरा है, एक फ़र्क तो उसका ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि अब ये इस लायक नहीं रहे कि खुद के ईमानदारी का दावा करें। अब इनकी मजबूरी ये है कि दूसरों का चरित्र हनन करें। वैसे तो इनकी पुरानी आदत है ये, लेकिन कम से कम खुद को ये कहते थे हम तो सब ईमानदार हैं। लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। अब इनके पास एक ही तरीका है कि ये सामने वाले को बेईमान ठहराए, और उसमें भी मुसीबत ये है कि मोदी के अगेंस्ट इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं जो ये कह सकें, जो ये चिल्ला सकें। तो वो स्थिति इनके लिए विकराल बनती है। कहीं ना कहीं इस विकराल स्थिति के बाद जो इन्होंने शीश महल बनाया, यह इनकी सत्ता का मकबरा साबित होने की स्थिति में है। ठीक वैसे ही जैसे औरंगजेब ने, ठीक वैसे ही जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, और फिर स्थिति ये आई थी कि वो एक खिड़की में बंधक के तौर पर बैठ कर उस ताजमहल को निहारा करता था। अगर तिहाड़ जेल में कोई बड़ी सी ऐसी खिड़की है तो मैं कहूँगा केजरीवाल साहब को वहाँ रखा जाए, ताकि वो भी उस खिड़की में बैठ के अपने ताजमहल, शीश महल को निहार सके। तो और नहीं भी है तो एक टावर बना के उस तरह की खिड़की का इंतजाम कर देना चाहिए सरकार को तिहाड़ जेल में, कि जहाँ केजरीवाल साहब को जब रखा जाए, जेल तो जाना ही होना, चुनाव के बाद उनका जेल जाना सुनिश्चित है। तो जब वो जेल जाए तो वहाँ से बैठ के अपने शीश महल को निहारते रहें। उसके बाद कुछ छोटी चीज़ें भी हैं, जैसे कि मुस्लिम वोट को जैसे माना जाता था कि नहीं भैया ये तो एक तरफा केजरीवाल का, और होता भी था, रहा भी है। उस वोट में डेंट लगा, उस वोट में भी कुछ छटनी हुई है। एक तो कांग्रेस का आभार थोड़ा सा होता है, और जहाँ कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी है, मुस्लिमों में नाराज़गी है थोड़ी सी केजरीवाल के प्रति, तो वो उधर जा सकते हैं। और दूसरा AIM भी मैदान में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा वोट शिफ्ट हो जाएगा, केजरीवाल को छोड़ के चला जाएगा, नहीं। मुसलमानों का एक तरीका होता है कि वो हमेशा उस प्रत्याशी को वोट देते हैं जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। तो ऐसे में जहाँ केजरीवाल से फाइट है भाजपा की, वहाँ मुसलमान केजरीवाल को ही वोट देगा। लेकिन जहाँ मामला करीबी होता है, मुकाबला करीबी होता है, जो कि अब दिल्ली में जहाँ तक सीट पे है, और वहाँ अगर 1000, 2000, 3000, 4000 वोट, यानी कि एक छोटी संख्या के वोट कांग्रेस और AIM के प्रत्याशी को चले जाते हैं, तो वो बड़ी खतरे की स्थिति होगी। करीबी हार जीत में ये वोट बहुत मायने रखेगा। तो मुस्लिम वोट में भी डेंट लगा है केजरीवाल से। इसके अलावा एक वोट और है जो सीधे सीधे भाजपा को मिलने जा रहा है। केजरीवाल के जो कृत्य रहे, या कुकृत्य कह सकते हैं, उनमें एक ये भी है कि दिल्ली के जिन इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्यों को भरपूर सुविधाएं प्रदान की गई, वहीं जो पाकिस्तान बांग्लादेश से आया हुआ शरणार्थी हिंदू है, उसके साथ हर तरह का संभव दुर्व्यवहार किया गया। उसे ये माना गया कि ये तो भाजपा का वोटर बनेगा, तो हम इसके लिए काम क्यों करें। बिजली काट दी, उनके कामों में अड़ंगे लगाए, उनकी नागरिकता CAA के जरिए जो उन्हें मिली उसमें अड़ंगे लगाए। लेकिन अब दिक्कत यह है कि दिल्ली में एक अच्छी खासी संख्या में इन लोगों को भारत की नागरिकता दी गई CAA के जरिए, और ये प्रथम बार चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। अब किसी विधानसभा में ये 200 हैं, 400 हैं, 500 हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये वोट सीधे सीधे भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा। इन्हें कोई मतलब नहीं है प्रत्याशी कौन है, ये भाजपा को वोट करेंगे। इनके जीवन में नागरिकता बहुत बड़ी कीमत थी, नागरिकता की, और भारत की नागरिकता मिल जाना इनके लिए क्या मायने रखता है, कल्पना नहीं की जा सकती। अस्तित्व का प्रश्न था इनके लिए, तो अपने अस्तित्व को बचाने वाली पार्टी को कम से कम इस चुनाव में तो वो वोट करने जा रहे हैं। आगे जो भी होगा वो बात की बात है। केजरीवाल के लिए एक और मुसीबत है। दिल्ली का एक वर्ग है जो भाजपा को वोट नहीं ही करता, वो है थोड़ा सा उच्च शिक्षित हाई क्लास वाला वोटर, और जो कहते हैं JNU टाइप वोटर, JNU छाप वोटर, जिसका माइंडसेट खुद कैपिटलिस्ट होते हुए भी जिसकी विचारधारा है कुछ कम्युनिस्ट है। तो इन लोगों में महिला सुरक्षा का मुद्दा है, किसी एक वर्ग में महिला सुरक्षा का मुद्दा है, और यहाँ महिलाएं थोड़ा स्वतंत्र होकर वोट करती हैं। तो स्वाति मालीवाल का जो मामला रहा, जिस तरह से स्वाति मालीवाल की अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में पिटाई की गई, उसके बाद स्वाति मालीवाल का जम के चरित्र हनन भी अरविंद केजरीवाल के साथियों द्वारा की गया।
और उसमें भी आप एक चीज़ देख लीजिए कि वो जो चरित्र हनन किया गया उसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है कि स्वाति मालीवाल रिश्ते में अरविंद केजरीवाल की बहन है। तो पिटाई, चरित्र हनन और स्वाति मालीवाल उसके बाद दिल्ली की गली गली में घूम भी रही है। और स्वाति मालीवाल अच्छी वक्ता भी है। तो ये कुछ कुछ स्वाति मालीवाल जैसे आपका महाभारत में एक चरित्र था अंबालिका, जिसने भीष्म को धराशायी करवा दिया था पुनर्जन्म लेके। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के लिए अंबालिका साबित होने जा रही है। अम्बे अम्बा अंबालिका 3 बहनें थीं और उनमें से कौन सी पुनर्जन्म लेके बाद में शिखंडी बनी मुझे याद नहीं है सर, लेकिन यह है कि उसने शिखंडी का रूप लेकर के भीष्म वध में सहायक हुई। ठीक वही भूमिका इस समय स्वाति मालीवाल की दिल्ली गली गली में वो घूम रही हैं। और निश्चित मानिए कि केजरीवाल की जंघें टूटने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। कुरु सेना की हार में स्वाति मालीवाल की बड़ी भूमिका रहने वाली है। फर्क पड़ रहा है स्वाति मालीवाल घटनाक्रम से। दिल्ली में वो महिलाएं जो स्वतंत्र सोच रखती हैं, महिला सुरक्षा जिनके लिए मुद्दा है, उनके लिए स्वाति मालीवाल का घटनाक्रम बेहद मायने रखेगा। कुल मिला के केजरीवाल साहब के साथ इस बार चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं जितनी पूर्व में रही हैं। इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है और इस बार कई अन्य सारे फैक्टर भी हैं। इनके झूठ, इनकी बेईमानियाँ स्पष्ट हैं। तो इतने मुद्दों के बीच में क्या फ्री बिजली के बिल और 2100 के लालच जैसी चीज़ें केजरीवाल को पुनः जीत दिलवा पाएंगे? ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि क्षति बड़ी है और ये क्षति उस स्तर की है जो सत्ता की खाट उल्टी भी कर सकती है। आगे क्या क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। तब तक वंदे मातरम, राम राम, जय हिंद।